Welcome to Meridia. This is your host Umar Tariq. So, continuing with our resilience series, I have a special guest. मुझे काफी requests आई थी कि उमर भाई, can you please invite a OBGYN, some gynecologist. मैं इतनी ज़्यादा OBGYN को जानता नहीं हूँ, तो मैंने आयशा भाभी से रिक्वेस्ट की थी. She has been very busy because she's a gynecologist and she has a busy lifestyle. Finally, we found a time that we are both available and we can do this interview. So, on that note, let me welcome Dr. Aisha Osman. Assalamu alaikum, भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैं ठीक ठाक। एक्चुअली आई एम सॉरी, आई हैड टू कीप पोस्टपोनिंग इट, हमारे स्केड्यूल्स मैच नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो होता है. देखें, दो सर्जिकल सब स्पेशलिटीज वाले लोग हों तो, और कॉल पे हों, आधा टाइम आप कॉल पे होती हैं, आधा टाइम मैं कॉल पे होता हूँ, तो वो तो होना ही था, राइट? तो अच्छा आयशा भाभी, जो लोग आपको नहीं जानते, प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ के यू नो योर जर्नी. कहाँ से हैं आप, कहाँ से मेडिकल स्कूल किया, कब ग्रेजुएट किया, उसके बाद का सारा सफर, किस में रेजिडेंसी की, कहाँ से की, फिर उसके बाद अब तक व्हाट आर यू डूइंग नाउ? प्लीज गो अहेड. मैंने मेड स्कूल किया था अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से, 2002 में ग्रेजुएट किया था। उसके बाद आई डिड माय 1 ईयर हाउस जॉब ओवर देयर। एट दैट टाइम हम लोगों को पता नहीं था कि हमारा प्लान था इधर आने का कि नहीं। तो आफ्टर हाउस जॉब, राइट आफ्टर माय हाउस जॉब, आई हैड माय डॉटर और मैंने फिर FCPS पार्ट 1 किया इन जनरल मेडिसिन। मैं स्टिल रिमेंबर, आई थिंक माय एग्जाम वाज 2 days आफ्टर हर फर्स्ट बर्थडे, सो आई वाजंट टू थ्रिल्ड अबाउट कटिंग द केक। आई वाज मोर लाइक माय गॉड, मेरा एग्जाम है। बट एनीवेज, FCPS पार्ट 1 करने के बाद देन वी डिसाइडेड कि हम मोस्ट लाइकली इधर अमेरिका की साइड पर आ जाएं। दैट्स व्हेन माय हस्बैंड वाज प्लानिंग टू कम हियर एज वेल। तो 2005, इसलिए मेरा खासा लंबा, लाइक यू नो, आई थिंक इट टुक मी एटलीस्ट 5 years after my med school कि जब finally I made it to USA, because I did it very gradually. मैंने step 1 किया 2005 में, and then again we were not like sure कि हमने यहाँ पर आना है कि नहीं आना. Then another year passed by, almost a year. 2006 में मैंने step 2 किया, and 2007 में फिर CSA करके I came here for observership because मेरे husband की job पाकिस्तान में थी. So it was not an easy decision to make. We knew this is what we wanted to do, but within having a daughter as well, it was kind of hard कि किस तरह manage करेंगे. Like जब मैं 2007 में आई थी CSA करने और observership करने के लिए, उस वक्त I had to send her back. वो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था. तो that gave me kind of a sense कि अगर मैं आऊंगी तो how difficult would it be for me managing कि बेटी को या वापस छोड़ूंगी या इधर लेकर आऊंगी. She was only 3 at that time. लेकिन then we finally 2008 में जब रेजिडेंसी, 2007 में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया, तो even at that time it was kind of, I wasn't sure कि अप्लाई करने के बाद मैं दुआ करूं कि मुझे रेजिडेंसी मिल जाए कि नहीं मिले. But fortunately 2008 में जब रेजिडेंसी का फाइनल हो गया, that's when we moved to United States. लेकिन उस वक्त भी the biggest thing was I applied in both, like internal medicine का मुझे था खासा शौक, but you know how जिस तरह से हमारे माइंडसेट में होता है कि internal medicine या family practice करके आप पाकिस्तान जाके क्या करोगे, because that's what the plan was कि I'll go back to Pakistan. तो अच्छा, उस वक्त पे, हाँ, because my husband was there. So सही. उस वक्त reluctantly I applied in OB-GYN as well. कि you know कि OB-GYN तो दुनिया में कहीं पे भी चली जाऊंगी, I will always have a career there. When I applied in OB-GYN and more so in internal medicine as well, तो मुझे internal medicine में भी, and I still regret, not exactly regret, I don't know. It was in Brown University. I got into कि उसमें मुझे residency की offer हुई, but वो लोग pre-match नहीं करते थे, and plus they were willing to sponsor only J1 visa. और जो मुझे prelim year मिला था OB-GYN का, उसमें H1 visa मिल रहा था. The only thing honestly speaking we knew at that time was कि H1 visa के बाद आपको green card जल्दी expedite हो जाता है, and then my spouse could come here as well. तो focus मेरा सिर्फ H1 visa पे. जो internal medicine का program था, even though it was an Ivy League program, but they were sponsoring only J1 visa. So our focus was to get H1 visa ताकि waiver नहीं करना पड़े और green card जल्दी हो जाएगा. उस वक्त I thought कि अच्छा चलो, even though it's a prelim year, I will opt for this OB-GYN prelim year contract. उसमें H1 visa मिल जाएगा, and I spoke to the program director उधर जो internal medicine वाले program की, and she said कि if you have H1 visa, the next year when you apply, you can transfer it to our program, but we cannot sponsor H1 visa because that was a university program. तो मैंने जुलाई में start की OB-GYN में residency, और I think उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, this is it, I don't want to go to internal medicine. अच्छा, फिर I ended up staying in it.
सही, सही। तो फिर आपकी रेज़िडेंसी कब खत्म हुई? रेज़िडेंसी का भी उम्र एक्चुअली हुआ कि हम लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो गया कि जुलाई में रेज़िडेंसी स्टार्ट की, हुँ, हुँ। बट एंड माय हस्बैंड केम हियर विद मी, हुँ, but हुँ। in September he had to go back. He got the call because he had to go back to his job. तो उस मुझे ये वक़्त बताइए कि क्या मतलब आप तो he couldn't work here? You did your residency on हाँ, J or H? तो What was that? सो जस्ट लाइक आई सेड हमें एक्चुअली वी हैड वेरी लिमिटेड नॉलेज। हमें बस ये पता था कि H1 वाले वीज़े पे फोकस करना है एंड आई शुड हैव टेकन माय यूएसएमडी स्टेप बिफोर अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी ताकि ग्रीन कार्ड जल्दी हो जाए। व्हाट वी डिड नॉट नो इज़ कि H4 पे स्पाउस कैन नॉट वर्क इन अमेरिका। वी डिडंट नो हुँ, अबाउट इट। तो उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर आई वाज एट वर्क व्हेन ही कॉल्ड मी दैट ही वाज सपोज्ड टू लीव द वेरी नेक्स्ट डे। तो ही हैड अच्छा, टू गो बैक एंड माय डॉटर वेंट बैक विद हिम। तो वो जो अच्छा। 4 मंथ्स थे दैट वाज लाइक मुझे लगा कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, आई विल हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान क्योंकि बेटी वापस चली गई थी। एंड आपको पता है इंडिया वो पाकिस्तान और अमेरिका के टाइमिंग्स इतने डिफरेंट होते हैं कि बाय द टाइम 7 बजे मैं रेजिडेंसी से निकलती थी, इट यूज्ड टू बी लाइक 4 o'clock 5 o'clock इन द मॉर्निंग इन पाकिस्तान। तो पूरा पूरा And दिन she was उससे 4 पार भी then? नहीं। शी वाज 3 and a half, yeah, 3.5. Oh शी my वाज 4। goodness. तो उस वक्त मुझे याद है आई हैड अ रेजिडेंट मेरे साथ जो मेरा एक था फर्स्ट ईयर इंटर्न था। उसके साथ में ही वाज़ नाइस इनफ कि उसको मैं कहती थी जब मेरी ओबी की रोटेशन थी, तो मैं उससे कहती थी कि सुबह के सिर्फ 2 पोस्टपार्टम पेशेंट्स मेरे साथ ट्रेड कर लो। तो वो जो सुबह के मुझे 10 मिनट्स मिलते थे, दैट वाज़ माय ओनली टाइम कि कहीं साइड पर छुपकर अपनी बेटी को फ़ोन कर लूँ, अदरवाइज़ पूरा वीक गुज़रेगा एंड आई वुडन्ट बी एबल टू कॉल हर। और Wow. उसको मैं एक्यूमुलेट करके तो इन रिटर्न मैं वीकेंड्स पे उसका कोई सैटरडे कॉल कर दिया करती थी। सो दैट वाज़ माय ओनली टाइम टू टॉक टू हर। तो फरवरी में आई वेंट बैक टू पाकिस्तान एंड आई ब्रॉट हर बैक विद मी। और मैं अपने साथ खाली सूटकेस से सब कुछ लेकर आई कि आई वाज जस्ट गोना गो बैक टू पाकिस्तान, दिस इज नॉट समथिंग प्रैक्टिकल एंड इट्स नॉट डूएबल। और टू माय लक एक्चुअली उसको मैं लेकर आई और 1 हफ्ते के बाद मेरे हस्बैंड ने वापस आना था। बट मैं जब उसको लेकर आई इन द वेरी नेक्स्ट डे आई मूव टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स प्लेस। मैंने कहा उसकी अम्मी घर पर होती हैं तो एटलीस्ट मेरी बेटी उनके साथ रह सकेगी। द वेरी फर्स्ट डे जब मैं वापस गई रेजिडेंसी पर और मेरी बेटी आंटी के पास थी, तो अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग मुझे आंटी का फोन आया कि अनफॉर्चुनेटली उनकी मदर को स्ट्रोक हो गया एंड शी वाज इन द ईआर। तो शी सेड बेटा देयर इज नो वे दैट आई कैन टेक योर डॉटर विद मी टू द ईआर, आके अपनी बेटी को ले जाओ। एंड आई वाज इन द रेजिडेंसी। तो मैंने बस उसको जाकर लिया इन द वेरी नेक्स्ट डे, नॉट नोइंग कि डे केयर्स इज आर नॉट समथिंग कि आप एक दिन अचानक बच्चे को डाल दो। आई ट्राई हुँ, टू टेक इट टू डे केयर। उन्होंने कहा कि नहीं वो तो आपको प्रॉपर एनरोल कराना होता है और कितनी देर के लिए कराना है। I took her to my hospital. And of course, they अच्छा, told me you cannot bring your child with you. She cannot even stay in the doctor's lounge. So उन्होंने कहा you'll have to go back home. तो फिर I went back and I waited for 6 days for my husband to come. उसके बाद फिर we kind of decided कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, लेकिन I must say कि मैं हर स्टेप पर I was willing to give up at any second just because of my daughter. और लेकिन मेरे हस्बैंड की बड़ी मुझे वो थी, बड़ी पुश थी, बड़ी सपोर्ट थी कि डोंट वेस्ट योरसेल्फ, हो जाएगा हो जाएगा। बट अप्रैल में मुझे याद है मेरा नाइट फ्लोट चल रहा था और उस वक्त मुझे जहाँ पे मैं प्रीलिम ईयर कर रही थी, तो मुझे मेरे चेयरमैन ने ऑफर किया कि तुम इसी प्रोग्राम में यू विल नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर अगेन, बिकॉज उसके प्रीलिम ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि यू गेट द फर्स्ट ईयर और उसके बाद इफ यू एंड अप स्टेइंग एट द सेम प्रोग्राम तो नेक्स्ट ईयर यू गेट द कैटेगोरिकल 4 year रेजिडेंसी। तो हुँ, आई गॉट लकी इनफ, उन्होंने मुझे सेकंड ईयर पोजीशन ऑफर कर दी। बट उस वक्त हुआ ये कि उन्होंने सेकंड ईयर पोजीशन मुझे जिस मेरे कॉलीग के अगेंस्ट ऑफर की थी ना, ही वाज द वन हु हेल्प्ड मी। उसके वो जो 10 मिनट्स की हेल्प थी ना, सो दैट आई कुड टॉक टू माय डॉटर, दैट वाज अ ह्यूज हुँ। थिंग टू मी एंड आई सेड आई कांट डू दिस टू हिम। बट ये एनीवेज मेडिसिन अप्रैल में थी या ये ओबी ओबीजीवाइन में थी? गायन गायन आई ओबी डिडन्ट नो गायन कि ओबीजीवाइन में यू कैन डू इंटर्नशिप लाइक प्रीलिम ईयर। या इट वाज अ प्रीलिम ईयर कॉन्ट्रैक्ट, यस। अच्छा, आई डिड तो नॉट आई नेवर न्यू उस दैट। अच्छा, हाँ, तो आई प्राइमरीली एंडेड अप टेकिंग इट बिकॉज़ ऑफ H1 वीज़ा। जैसे मैं कही थी कि हमारी हुँ, सबसे बड़ी वो जो था चीज़ थी कि H1 लेना है सो दैट वी कैन गेट द ग्रीन कार्ड within 3 years. Like right after हुँ, 3 years we should be able to apply for it. अप्रैल में बस नाइट फ्लोर पे लास्ट वाला नाइट फ्लोर चल रही थी और मेरी फोर्थ ईयर की रेजिडेंट ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे फिलाडेल्फिया में एक हॉस्पिटल है एंड दे स्पॉन्सर द ग्रीन कार्ड। तो वो तुम्हें ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर देंगे एंड देन योर हस्बैंड विल बी एबल टू कम हियर, फिर तुम्हारी बेटी भी यहाँ रह सकेगी। और मैंने उस दिन सुबह रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर से जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और मैंने कैजुअली ऐसे ही फैक्स कर दिए इधर आइंस्टाइन हॉस्पिटल फिलाडेल्फिया में। और
the very next day मुझे chairman की phone call आ गई, and they fortunately had a second year slot open. तो उसके बाद my husband brought me here, उन्होंने कहा कि आप फोन किया तो it looks awkward, it's okay, तुम चली जाओ इंटरव्यू पे. और हम जब गए वहां पर, and I said to him कि मुझे 5 बजे पिक कर लीजिएगा. जब वापस I had told him कि we were gonna go back to Pakistan, there's no way कि हम यहाँ रुकेंगे. पर जब चेयरमैन ने ऑफर किया तो मुझे लगा कि बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि मैंने साइन ना किया, तो किस्मत में लिखा था तो मैंने उस वक्त साइन कर लिया सेकंड ईयर स्लॉट. तो फिर आपने उस बंदे का नहीं लिया सेकंड ईयर का स्लॉट जो? अच्छा. मेरे लिए वो 10 मिनट्स उमर इतने आज तक जिसे कहते हैं ना मेरे दिल पर लिखे हुए हैं वो 10 मिनट्स. दैट वाज द ओनली टाइम आई कुड टॉक टू माय डॉटर. तो उसको निकाला था कि वो रहा रेजिडेंसी में वहां? उसको उन्होंने व्हाट दे डिसाइडेड वाज कि वो कह रहे थे कि ही वाज नॉट कमिंग एट द सेम लेवल. तो उन्होंने कहा कि उसको हम फिर से कैटेगोरिकल ईयर ही विल रिपीट फर्स्ट ईयर एंड वी विल गिव यू द सेकंड ईयर स्लॉट. आई सेड टू माय चेयरमैन, मैंने कहा मैं थैंक्ड हिम फॉर द ऑफर बट आई सेड कि शायद कोई और होता मैं कर लेती, बट आई रियली कांट डू दिस टू हिम. So he was not kicked out of residency. He was just made to repeat a year. Wow, that speaks volumes about your own greatness, because लोग अमूमन selfish होते हैं, and they are like, हाँ ठीक है अब तो हमारा काम निकल गया ना, and I'm very impressed that you didn't do that. चलें, moving on, अब आप एल्बर्ट आइंस्टाइन पहुंच गई हैं फिलाडेल्फिया. तो वहां पर 3 साल की रेजिडेंसी की, और उस वक्त एक्चुअली आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सन. It was not a good combination, OBGYN की residency at a hospital, like, because we knew we were going back to Pakistan. So it was a very difficult time. Oh my God. It was bad. Like I think it was a month ago. One of my attendings from there, he texted me. He said, I was just thinking about you. He used to call me Newton. So he said, मुझे वो याद आ रहा था कि like I was on the night floor. तो हमारी it was busy to the point, उमर, कि हमारी जो हॉलवेज थे ना उसमें डिलीवरीज हो रही होती थी, कभी कभी ट्रियाज में भी जगह नहीं होती थी. इट वाज क्रेजी ओवर देयर. तो उसमें ऑब्वियसली यू रियली कांट फाइंड एनी टाइम टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग. खाने पीने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता उधर. तो उस पे इट वाज राइट एट द, मतलब बिल्कुल सुबह के 6 बज रहे थे, एंड आई वाज डूइंग अ कंसल्ट इन ईआर, एंड अ पेशेंट हैड कम विद हाइपरेमेसिस की जी वॉमिटिंग हो रही है ऐसे करके. तो आई वाज टेकिंग हर हिस्ट्री, एंड जस्ट व्हेन माय अटेंडिंग वॉक्ड इन और मुझे पता चला आई पास्ड आउट ऑन हिम. ये लोग मुझे वापस लेके गए तो इट टर्न्ड आउट कि ग्लूकोज लेवल बढ़ लो था, एंड ही वाज जस्ट टेलिंग मी, ही सेड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि उसके बाद दैट पेशेंट फेल्ट सो लेम अबाउट हर कंप्लेंट्स जिसके लिए वो ईआर में आई हुई थी कि हाउ वर यू वर्किंग. बट हो गया, खत्म हो गया. इट वाज नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बट हो गया, खत्म हो गया. एंड देन आई फिनिश्ड माय रेजिडेंसी फ्रॉम देयर. तो ओबीजीवाईएन की टोटल 4 साल की होती है रेजिडेंसी? तो पहला साल आपको इंटर्नशिप प्रीलिम का मिला H1 पे, और फिर 3 साल आपने यहाँ पे किए, तो उसके बाद 3 साल रेजिडेंसी के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल गया? एक्चुअली मैं आई वाज इन 4th ईयर ऑफ रेजिडेंसी, अभी मेरी शुरू हुई थी. तो जब मैंने यहाँ पर जॉब के लिए साइन किया था तो इट टर्न्ड आउट गुड कि मैंने नवंबर में जॉब के लिए साइन किया, जनवरी में दे अप्लाइड फॉर माय ग्रीन कार्ड, एंड आई स्टार्टेड विद देम ऑन October 1st, और नवंबर में वी हैड द ग्रीन कार्ड. वाओ, विद इन अ मंथ. एक चीज जो गड़बड़ हुई थी ना, वो ये हुई थी कि the CEO of the hospital did not know that this was not, जहाँ पे मैं आई थी, yes, it's a very small town, but he did not know that it's not an underserved area for OB-GYN. Like you can have an underserved area for any specialty right in the middle of New York City. जी. तो उस पे जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट विद देम ऑन August 1st मेरी जॉब पर, और मेरा वीजा था 30th जून तक था यहाँ पर. But then the lawyer told us कि नहीं CEO को पता नहीं था, this is not an underserved hospital, so you will have to go back to your country, और वहां से आप दोबारा से H1 लगवा कर आएंगे जब तक आपका ग्रीन कार्ड नहीं हो जाता. That was quite risky because तब तक हम यहाँ पर सब कुछ लॉट ले चुके थे, घर बन रहा था, तो and then we had to go back. तो वो एक बड़ा रिस्क हमने लिया. दैट आई पर्सनली थिंक कि जब आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू पर जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप CEO से कंफर्म करो कि हैव यू रियली कंसल्टेड द लॉयर ऑफ द हॉस्पिटल के इस पर्टिकुलर स्पेशलिटी में ये हॉस्पिटल अंडरसर्व्ड है कि नहीं. Interesting. Sahi. So what else, how else was the negotiation for the interview or job? Anything that you want to mention regarding the job interview process or negotiation process, RVUs, or anything? I personally think I learned it the hard way. And I would definitely want to tell people कि if you end up going into a surgical specialty, और जब आपको वो contract दें
and they always try to do it based out of like work RVOs. तो उसमें never sign up for that. वो इसलिए कि if there's like any surgical procedure, जैसे आपको पता है कि बहुत से minor surgical procedures, जैसे even hysteroscopies होगी, LEEP, like a lot of surgical procedures in GYN can be done in the offices now. Insurance companies वाले जो हैं, they want to incentivize doing all those procedures in the office setting, क्योंकि उनको anesthesia की या OR की charges नहीं देने पड़ते हैं. So in other words, if you do a minor procedure in the operating room, for example, if you get 4 RVUs for that, if you do the same procedure in the office setting, there are 12 RVUs for that. तो एक बारी जब मेरे से उन्होंने negotiate करने की कोशिश की कि we are going to change your compensation model into RVU based. So I told them right there and then, मैंने कहा, do you think I don't know about it? तो मैंने कहा कि जो मैं आज 4 procedures कर आई हूँ, if I had done it in the office, तो मेरे 4 to 5 times RVUs होते. When I do it in the operating room, तो फिर that's where the hospitals, like it goes in their benefit. तो इसीलिए अगर आप surgical field में हो तो I think it's very important to know कि RVU based model पे नहीं जाना, because आप तो उतना ही काम कर रहे हो और hospitals को most likely उसमें they have much more profit margin जब आप ये सब procedures operating room में कर रहे हो, मगर you don't want to get the hit for that for something which is not your fault. So what would you suggest? Can take a base salary Base salary or hybrid के base salary plus RVU? I think base salary is the best way to go. मेरी In our base salary in our field. सही सही हाँ बिल्कुल, मतलब मेरे साथ भी ऐसा ही है क्योंकि आई एम इन अ सर्जिकल सब स्पेशलिटी, राइट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, एंड वी डू ऑल द प्रोसीजर्स. अगर इफ इट्स ओनली आरवीयू बेस्ड तो वी वोंट बी एबल टू मेक एनी मनी इन दैट केस, जस्ट फॉर द रीजंस यू मेंशनड. सो डिड यू एवर हैव टू डू अ फेलोशिप या नहीं? वो जो शुरू में शौक होते हैं राइट आफ्टर रेजिडेंसी के फेलोशिप करनी है, मगर आई थिंक मेरा तो वो बहुत जल्दी खत्म हो गया था, बिकॉज हमारी गायनी ओबी गायन में सिर्फ 4 फील्ड्स हैं प्राइमरीली जिसमें आप फेलोशिप करते हैं, एंड दैट्स 3-year फेलोशिप आफ्टर 4 years ऑफ रेजिडेंसी, एंड दोस फेलोशिप्स आर वेरी टफ एज वेल. लाइक अगर आप गायनाओं की फेलोशिप कर रहे हैं तो यू आर नेवर होम. आई थिंक विद मी हैविंग 2 kids, मेरे लिए तो it was quite clear कि there's no way I'm doing another fellowship. And plus, if you want to stay a generalist in this field, you don't necessarily need fellowship. Just like, you know, just internal medicine, you have to do it. Say, अच्छा, tell me a little bit के when you did your residency, इसका मतलब तो you did it all on H1? Yes. And your husband was on H4? So did he stay in US? Could he work or he had to go back? How did you deal with that? No, he didn't stay in US. He used to come here because he couldn't work on H4. तो वो पाकिस्तान में थे उस वक्त. बच्चे किसके पास थे? मेरे पास. अच्छा, wow. तो आप सिंगल हैंडेडली 4 साल की OB-GYN की थी? नहीं, then my mother moved with me. मेरी अम्मी फिर मेरे साथ आ गई थी और समर टाइम पे वो वापस जाती थी, और बच्चों का यही था कि बैक एंड फोर्थ दोनों के पास बारी-बारी, ज्यादा टाइम इधर रहते थे बच्चे. Wow, so 4 years you did your residency without your husband. Pretty much he would visit you for a month or two, and your kids were with you. Wow. So how was that? Like, I'm pretty sure it must have been very challenging, you know, doing one of the most challenging and toughest residencies with 2 kids at home. Or I'm sure your mother, did she drive for grocery and stuff, or you had to take care of all that stuff? Wow. So tell us a little bit about now that. that you mentioned about the grocery, मुझे याद है कभी-कभी ऐसा भी टाइम होता था कि like if she would mention कि बेटा दूध खत्म हो रहा है या कुछ ऐसे, तो मैं शाम को 7:30 हॉस्पिटल से निकलते हुए कैफेटेरिया से इतने पिंस तो मैं वो 8-9 वो लेकर जाती थी. तो one time my attending said कि मैं बिल्कुल sign out हो रहा था, and he said, who has all these, like, you know, इतना सारा किसके लिए पड़ा हुआ है? I said, I wish they start selling eggs and oil here too. Because knowing कि you have to leave at 4:30 in the morning और आपने ऑलरेडी रात के 8 बजे पहुंचना है, उस वक्त to stop for the groceries was very tough. Especially मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल टाइम होता था for the night float, because then एक बारी I think my daughter was in 2nd grade and she had to write an essay on something. उसके बारे में था कि like they had to bring some soft toys home, and then they had to write down how did they spend the weekend with those small soft toys. तो उस पे उसने लिखा पूरा कि I had a weekend with my mom and we did this and that, and now I will wait for next Friday to see my mom. क्योंकि जब मैं घर आती थी she used to be at school. जब वो घर आती थी I had to go back
to work. So I still remember it didn't just happen once. It happened at least 3-4 times. जब मैं सुबह में वापस आ रही होती थी, तो her school was on my way. तो 2-3 बारी I just saw her school bus turning towards the school. अंदर जा रही थी और मैं सिर्फ कार टर्न करती थी just to see her getting off the bus. That's it. It was hard. मुश्किल था. Wow. I think लेकिन So, it didn't just end there. उसके बाद even when I started my job here, तो 2 साल के लिए तो my husband was here, and then he had to go back again because उनकी job ऐसे थी कि he had to go. He either had to resign or he had to go back. तो उसके बाद मेरा जो बेटा है, he was 3 years old जब मैंने यहाँ पर job शुरू की, तो वो मेरे लेबर रूम को बोला करता sleep over office. वो बहुत irritated होता था. मेरी 10 calls 15 calls थी शुरू में per month. So those were like standby calls. You can be called at any time. So I had बच्चों के बैग्स हमेशा तैयार होते थे कि जैसी लेबर रूम से कॉल आएगी तो the kids will go with me if I didn't have any babysitter because it's a very small town. It was close to impossible to find a nanny, and I personally think मेरे केस में it was very challenging to get a nanny or a babysitter क्योंकि उनको पता था कि once I get call, I'm not coming back for the whole night and my husband is not here. So to have that level of trust on someone कि आप अपने बच्चे छोड़ रहे हैं, no, अगर husband wife इकट्ठे रह रहे हो फिर आपके पास nanny हो, it's a different thing because उसको पता है कि दोनों में से एक तो देख ही लेगा. तो जब कॉल आती थी तो मैं बच्चों को साथ लेकर जाती थी एंड फिर वापस सुबह 7 o'clock जब शिफ्ट खत्म होती थी, I used to bring them back जल्दी से तैयार करके डे केयर और स्कूल में, and I had to go back by 8 o'clock. हो wow. गया. वो कहाँ पे सोते थे? ऑफिस में वहीं पे सो रहे होते थे 7 बजे तक? Wow. बच्चों ने मेरे साथ कॉल्स की. I बच्चे had no idea. I मुझे लगता था हम लोगों का बड़ा मुश्किल है, with us both being physicians and busy. लेकिन wow. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, कभी भी your kids, did they ever say कि we want you to be a stay-at-home mom? I wish you were not working. fortunately never did. I am very blessed in this case कि मेरे बच्चों ने बजाय ये कहने के कि मामा बाबा घर पर नहीं है या कुछ ऐसे, मेरी बेटी जब छोटी भी थी ना, इवन शी डिडंट नो, तो कि मैं जब घर आऊं तो अभी भी द फर्स्ट थिंग, मम्मा आपको चाय बना दूं या कुछ ऐसे, देयर मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल इन दैट केस कि उन्होंने कभी ऐसे कहा नहीं कुछ. Wow. एक चीज से एक चीज से मेरा दिल एक बार बहुत खराब हुआ. लाइक आई आस्क्ड माय सन, आई थिंक 1-2 साल पहले की बात होगी, ही वाज 9 years old एंड आई सेड टू हिम कि मैंने कहा शायन जब आप उठते हो तो बिफोर ही ओपन्स हिज आईज तो उसके मुंह से जो पहला नाम निकलता है वो अपनी बहन का निकलता है. ही ऑलवेज कॉल्स फॉर हिज आपा. तो मैंने उसको एक बार कहा, मैंने कहा शायन यू नेवर कॉल फॉर मामा और बाबा. तो उसने आगे से कहा कि बिकॉज यू गाइज आर नॉट होम. वो मेरे एज अ मदर मुझे मेरे दिल को बहुत लगा. You know, that was tough to hear. Wow. Okay, so मुझे ये बताइए कि अब तो माशाल्लाह your kids are older relatively, right? Now So it's your great. daughters, yeah, I'm sure. So, I also feel कि a lot of times we as physicians we're so busy with our lives and training और ये सब कुछ कि हम लोगों को बहुत गिल्टी फीलिंग रहती है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे जितना उन्हें चाहिए होता है, राइट? तो लेकिन एट द सेम टाइम आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो लोग इस सारे सफर से गुजरे हैं जिनके बच्चे लेट टीनेजेस में चल जाते हैं, एंड दे से कि दैट इज द टाइम यू रियलाइज कि इट ट्रूली डिडंट मैटर बिकॉज बच्चों को याद ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स के जो उनकी अर्ली 2 साल 3 साल 4 साल की मेमोरीज हैं वो तो होती ही नहीं है. What about your kids? Do they remember कि ये कितना टफ था, आप कितनी sacrifices देती थी, कैफेटेरिया से दूध उठा के लाती थी उनके लिए and all that, or you have to tell them the stories? I think जहाँ तक हमारे बच्चों की बात है तो बेटा जो है क्योंकि ज्यादा मेरे पेरेंट्स फिर यहाँ पर आए थे बच्चों के लिए, तो आई थिंक 2.5 साल का होगा 3 साल का, तब तक माय हस्बैंड हैड मूव बैक हियर. तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो ही डिड समथिंग. तो हमने जब उसको मना किया, उसने आगे से हमें कुछ बोला तो मैंने उसको बोला, शायन इज दैट हाउ यू टॉक टू योर पेरेंट्स? तो उसने आगे से इतनी हैरानगी से ये बात बोली, उसने कहा यू नॉट माय पेरेंट्स, नानू माय नाना बुआ माय पेरेंट्स. तो फिर इट टुक अस सम टाइम टू टेल हिम के नहीं बेटा, मामा बाबा लाइक फॉर द लॉन्ग, बच्चे हमारे ही हो. बच्चे हमारे ही हो. लेकिन ये कि मुझे लेकिन उमर मुझे ये भी लगता है कि
शुरू शुरू में मुझे लगता था, लेकिन मेरे दिल में इस चीज का कोई रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब गिल्ट होती है ना कि बच्चों को टाइम देना है, तो you don't take it for granted. फिर you actually give them quality time because by the time you come home, you really don't want to be with your friends. You want to be just with your kids. तो मैं अक्सर बच्चों से ये कहती हूँ कि जब मैं पढ़ भी रही होती थी बोर्ड एग्जाम के लिए या कुछ ऐसे, तो मैं कहती थी बेटा आपने अपने आईपैड पे कुछ भी देखना है, जस्ट स्टे इन माय रूम, ताकि मुझे लगे कि मेरे पास हो। तो वाओ, वाओ! I- देखिए मतलब यू राइट, आई गेस दैट्स ट्रू, क्योंकि देखें जब आपके पास हर वक़्त टाइम होता है बच्चों के लिए, यू टेक इट काइंड ऑफ फॉर ग्रांटेड। for लेकिन granted. जब आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है ना, यू आर ट्राइंग टू ओवर कॉम्पेंसेट फॉर दैट, फॉर योर ओन गिल्ट। यू आर लाइक नहीं, 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 आई एम गोना मेक एन एफर्ट टू मेक श्योर वी हैव Right. क्वालिटी टाइम। आई एम ग्लैड यू सेड दैट। अच्छा, तो आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, राइट? जब मैंने आयशा भाभी को फ़ोन किया ना कि आयशा भाभी आपका इंटरव्यू करना है, शी सेड उमर मैं बिरयानी बना रही हूँ, आपको लगता है ना मुझे बिरयानी नहीं बनानी आती, तो मैंने कहा नहीं नहीं, आपने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि आपने एक दफा कच्चे चावल कैसे खाए थे, तो मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया को वो स्टोरी पता लगे कि आप कच्चे चावलों से बिरयानी तक कैसे आई। और इफ यू डोंट माइंड अपनी आप हमें प्लीज वो स्टोरी सुनाइए कच्चे चावलों वाली, इफ यू डोंट माइंड। नहीं नहीं, आई डोंट माइंड, लेकिन आई थिंक मेरे केस में ये था कि मैं बहुत एब्सोल्यूट बुरे किस्म का नर्ड वाला बच्चा थी कि भूखी रह जाऊंगी लेकिन उठ के जाऊंगी नहीं किचन में वाला बच्चा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पर आई थी अकेली तो मैं होम सिक से ज्यादा फूड सिक हो गई थी। और व्हेन तो वाज जब दैट, मेरा जब बहुत दिल रेजिडेंसी करता के लिए था, आई थी आप या जब हाँ, इंटरव्यूज के लिए? जब रेजिडेंसी के लिए आई थी शुरू में, जब मेरी मम्मी अभी नहीं आई हुई थी, जब हम अकेले आए थे, तो सही है। तब मुझे कभी बहुत बिरयानी खाने का दिल करता था। तो और जस्ट लाइक यू मेंशन ओबीगैन की रेजिडेंसी, मुश्किल से आप 8 बजे घर आ रहे हैं, सुबह 4:30 फिर से जाना है। सो दे और फिर उसमें मुझे ये भी होता था कि घर जाके मुझे जल्दी से चेंज करके तो पाकिस्तान बात भी करनी है घर बेटी से, हम्म, अपने हस्बैंड से। सो देयर वाज नो सच थिंग कि चलो जी मैं बाहर चली जाऊँ। तो मैं जब बहुत दिल करता था तो मैं ऐसे डिस्पोजेबल ग्लास में चावल पानी में भिगोकर उनको साथ-साथ खाती थी और साथ-साथ रोती थी। बट रोती रोती क्यों थी आप? मैं रोती इसलिए थी, मैं खुद में अपने आप को ये कहती थी कि ओह माय गॉड मैं इतने अच्छे घर से हूँ, मैं ऐसी ज़िंदगी क्यों गुज़ार रही हूँ। तो क्यों लेकिन गुजार रही थी, क्यों गुजार रही थी ऐसी जिंदगी? आई डोंट नो, बस मुझे ये लगता था कि लाइक वी न्यू कि हमें कि अब यूएसएमएल कर लिया है और अब इसको पूरा भी करना है। और आई डोंट नो, मे बी सही, क्यों मतलब करते, यू लेकिन हैड टू। आहिस्ता-आहिस्ता सीख लिया बनाना। हाँ, हाँ, आई एम श्योर, सही है, बट यू हैड टू, राइट? यू लाइक इट्स फॉर द ग्रेटर गुड, राइट? कल को मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए, इट वाज़ फॉर द ग्रेटर गुड। अच्छा, तो डिड यू Actually, the reality is, Omar, I don't know if I can mention this or गो अहेड। सो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि जब मैंने यूएसएमएल किया था और मैंने बड़ा हर साल में एक थोड़ा-थोड़ा करके किया बिकॉज़ वी वर नॉट श्योर इफ वी वर गोइंग टू कम हियर और नॉट। हुँ, तो 2007 में, आई थिंक इट वाज़ 2006 और 2007, आई वाज़ डन विद माय यूएसएमएल्स एट दैट पॉइंट और अभी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना था। तो उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली लाहौर में मस्ट रिमेंबर उस उन सालों में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हुए थे। हुँ, तो आई वाज़ एट होम वन डे और मेरे हस्बैंड जॉब पर थे और मुझे फ़ोन कॉल आई। पहले मेरे अब्बू की कॉल आई। उन्होंने मुझे पूछा कि मेरी बेटी का पूछा कि वेयर इज़ शी? मैंने कहा वो स्कूल गई हुई है। फिर मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने मेरी बेटी के बारे में पूछा। मैंने कहा वो स्कूल गई हुई है। एंड फाइनली मेरे हस्बैंड का एक कज़न है, उसका मुझे फ़ोन आया। उसने कहा आयशा भाभी हिशाल कहाँ है? मैंने कहा वो स्कूल गई हुई है। उसने मुझे कहा उसके स्कूल के सामने बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। वाओ! सो आई रिमेंबर दैट वाज़ द टाइम, मैं भी तब मेडिकल स्कूल में था और हमारे पास दैट वाज़ द ईयर जब पाकिस्तान में, लाहौर में 200 बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में 260 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। और वो बड़ा मैंने जितनी ज़्यादा हाथ कटे, पैर कटे लोग देखे मेरे घर के सामने। इट वाज़ अनफॉर्चुनेट एंड पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान कि यार वी आर प्रोबेबली एट द टेररिस्ट नेशन, वी डू ऑल दैट, कि आम बंदे पे क्या होती है? आप पे, मुझ पे, हम लोगों पे क्या वी गुज़री आर थी? द वन्स हू फेस इट। यस। तो वो जो मेरी इतनी बड़ी था कि जाना है नहीं जाना, बिकॉज़ आई वाज़ मुझे मैं अपने हस्बैंड से ही कहती रहती कि मुझे इतना करियर का नहीं है कि मैं छोड़-छाड़ के चली जाऊँ, बट
उस दिन मैं कैसे उसके स्कूल तक पहुंची एंड द ट्रैफिक वाज फुली जैम्ड और मैं कितनी दूर से जहां कार फंस गई थी, मैंने भागना शुरू किया उसके स्कूल की तरफ उसको लेने के लिए। दैट वाज द डिसाइडिंग मोमेंट व्हेन आई सेड अच्छा अब जिद नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। सो वाओ, देन आई यू नो, मैं अपने पिछले कुछ इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि वी आर फ्रेंड्स, राइट? लाइक, तो और ज्यादातर मैं अपने फ्रेंड्स के इंटरव्यूज करता हूँ जिस चीज पे मेरा जोर चल जाता है, जिसको मैं मिन्नतें तरले करके, तंग कर करके इंटरव्यू कर सकता हूँ। लेकिन वी डोंट टॉक अबाउट आवर पर्सनल लाइव्स एंड आवर जर्नीज, एंड वी ऑल हैव इनक्रेडिबल स्टोरीज। लाइक, आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। मैं और आप, हम क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, ये पुलाव कितना मजे का है, या इधर उधर की मजाक की बातें, चना चाट अच्छी है और गप्पे लगा ली, टिक्के बना लिए। लाइक, we don't talk about this stuff, and I'm so glad that we are doing this so that I can hear your incredible stories and appreciate the resilience you had in your own life throughout these past years. और जो कुछ आपने अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ में किया, that is very impressive, माशाल्लाह। आई तो थिंक मेरे केस में जस्ट लाइक आई सेड, मैं तो हर दिन कहती थी बस मुझे वापस जाना है, और उस्मान मुझे हर बार बस बस 1 साल और, बस 1 साल और। तो अभी तक तो वापस नहीं गई आप, माशाल्लाह। आप देखिए 10 साल हो गए तकरीबन, राइट? काफी अर्सा हाँ, हो गया। तो हाँ। सही है। तो तो गो अहेड। नहीं, नहीं, मैं बस यही कह रही थी कि वो जो मेरी घर में जब डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि जाना है कि नहीं जाना, दैट वाज़ द डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन आई सेड मैं जा रही हूँ। सही है, सही है। तो अब वो, आई एम श्योर यू मस्ट बी praying a lot for your daughter at that time, right? And now the tables have turned around. I know you shared this multiple times कि जब आप सर्जरी करने जाती हैं, आप बच्चों को बोल देती हैं, चलो भाई तुम्हारी बारी, गॉड, दुआएं करो। नॉट जस्ट सर्जरी, कभी बोर्ड का एग्जाम, फिर पहले रेजिडेंसी के बीच में एग्जाम थे। एक बार एक्चुअली मेरी बेटी ने कहा, आई थिंक शी वाज ओनली 8 और 9 एट दैट टाइम, उसने हाँ, कहा मम्मा इजंट इट सपोज्ड टू बी दैट पेरेंट्स प्रे फॉर द किड्स। आप हर वक्त हमें कहती है बेटा दुआ करो। अम्मी की दुआएं हम खत्म, मतलब आप हमारे लिए दुआ करो, हमारे सही, सही। थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। तो अब मूविंग ऑन, मुझे ये बताइए, डिड यू विटनेस एनी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज अ फीमेल? आई डोंट थिंक सो। Okay. Any special challenges that you think faced as a female? You had to face as a female. Yeah, like work wise, I don't think so. Besides the fact that it's a very challenging field, anyways, whether koi male ho ya female ho, it's a very demanding field. So obviously, it comes with the challenges सही, बच्चों के सही। साथ या घर के साथ, लेकिन ठीक, ठीक। So, 2002 में ग्रेजुएट किया, 2021 आ गया। माशाल्लाह, now you are a successful, accomplished gynecologist, obstetrician. Do you think it was all worth it at the end? I do that. सही। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि why even train in US? So what would you tell them? Why even bother to train in USA? I personally think it nothing against any country or anything, लेकिन I कभी-कभी मुझे I don't know about other fields, लेकिन मुझे अपनी फील्ड में अभी भी यू वुड बी सरप्राइज कि मुझे इतनी हैरानगी होती है कितनी चीजों पे। यू मस्ट हैव हर्ड कि दिस इज अ नॉर्म इन पाकिस्तान, हर एक को बेड रेस्ट पे डाल देना, राइट? और यहाँ पे हम किसी को बेड रेस्ट पे नहीं डालते। उधर द मोमेंट यू गेट प्रेग्नेंट, ओ हो बिल्कुल बेड रेस्ट, बेड रेस्ट। पोस्टमार्टम घर से बाहर कदम नहीं निकालना, कुछ नहीं करना। तो और like I was talking to one of my friends the other day, and you are a radiologist too. How many times have we diagnosed, like अगर किसी की, if somebody comes with abnormal bleeding, किसी के abnormal menstrual cycles हैं, yes, we send them for an ultrasound, but we never diagnose any infection inside the uterus on an ultrasound. So not one, not two, I have had like 3 or 4 friends in the last 6-7 months who sent me their ultrasound reports and they told me कि ऐसे ऐसे मैं डॉक्टर के पास गई थी और उसने कहा कि यूट्रस में इन्फेक्शन है, तो हर एक को एंटीबायोटिक्स पे डाला हुआ है। तो मुझे आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज कि आजकल के टाइम पे जब हर चीज इंटरनेट पे सब कुछ है, मुझे तो अपनी फील्ड में लगता है कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन हाउ थिंग्स आर मैनेज्ड ओवर देयर वर्सेस हियर। और कभी-कभी मुझे बड़ा अजीब सा भी लगता है कि like recently अभी like another cousin of mine and she was also told to be on bed rest and I said for what? मैंने कहा और कुछ हो ना हो, डीवीटी जरूर हो जाएगा तुम्हारी टांगों में। तो Yeah, that's true. What's up with bed rest? Like seriously, जितने भी मेरी cousins, everyone has to be on bed friends, rest over हाँ, there. वो जब यूएस आते हैं तो they are terribly disappointed कि भाई हमारा डॉक्टर हमें बेड रेस्ट नहीं दे रहा। They don't Exactly. think कि we are good doctors because हम लोग बेड रेस्ट ही नहीं एडवाइस कर रहे। And plus on the same note, वहां पर जैसे मतलब
I mean, I'm sorry to say, but that's what the reality is. कि हर एक को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कह के हर कोई बेड रेस्ट, और पेशेंट्स इतना डर जाते हैं कि फिर वो हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाएंगे, हर हफ्ते उनके अल्ट्रासाउंड होंगे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। यहाँ पे हमने किसी को 4 वीक्स के बाद भी बुलाना हो तो वी हैव टू बी श्योर कि जी क्यों बुलाया, बिकॉज वी माइट बी क्वेश्चनड आपने दोबारा बुलाया क्यों है। लेकिन वहां पर जिस तरह मैनेज किया जाता है, तो आई रियली डोंट थिंक देयर इज एनी comparison. It's just the way there's nothing wrong about how the education system is there. I think it's just the way कि कितने सालों से ऐसे ही practice होता आ रहा है, and you know how private practice is over there. और ऐसे ही चलता रहेगा because this is how it goes. तो मेरे ख्याल में training, especially मेरी field में, तो मुझे लगता है there is a huge difference in training वहाँ पे और यहाँ पर. सही. So to summarize, what you're saying is that the quality of training and quality of care is significantly different, and they're light years behind, unfortunately. And if you want to be a better physician, a better professional, US has way more to offer. I can say one thing, लेकिन उसमें that's kind of not something to feel very good about it कि this is how it's practiced there. कि अगर आपने hands on experience की बात करनी है, तो you also know it कि when it comes to any surgical field, वहां पर लोगों का बड़ा hands on experience होता है, इसलिए क्योंकि कोई liability नहीं है ना, हर कोई धड़ाधड़ practice किए जाओ, right? जब आपकी training भी हो रही होती है, versus यहाँ पर even if you are in training, तो unfortunately हमारी field में OB-GYN में it's you just get trained with the eyes of the lawyers. तो उस चक्कर में it's not the same level of what, अगर मैं ये compare करूं कि आज से 20 years पहले जो लोग train होते थे OB-GYN में, उनकी ट्रेनिंग और अब की ट्रेनिंग में बड़ा फर्क है, because our attendings used to say कि as a third year resident they used to do hysterectomies on their own. Attendings कभी scrub in नहीं होते थे, लेकिन now they can't do it because liability के चक्कर में. तो hands on experience वहां पर है, जैसे hate and trial होता है, लेकिन I would really hope कि अब जब सब कुछ इंटरनेट पे है, we just need to change that a little bit कि आई थिंक उसमें प्राइमरीली डॉक्टर्स का इतना मसला नहीं है उमर, वहां पे प्राइमरीली एक माइंडसेट ये भी होता है कि आप डॉक्टर के पास गए हो, अगर डॉक्टर ने कुछ किया नहीं है ना, कोई टेस्ट नहीं ऑर्डर किया, तो वो डॉक्टर ही सही नहीं है. वहां तो लोग पानी का इंजेक्शन लगा रहे हैं, प्लेसिबो ड्रग्स दे रहे हैं, और वो इसीलिए कि पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता ना. वो हाँ, वही मैं कह रही हूँ, डॉक्टर्स का इतना कसूर नहीं है, वो वाला चक्कर है ना कि एक कि पेशेंट्स को पसंद ही नहीं आएगा वो डॉक्टर की, जी मेरी डॉक्टर तो बड़ा लाइट ले रही है हर चीज को. Lack of knowledge, lack of awareness, और इस ignorance की वजह से बेचारे डॉक्टर they're kind of forced to do these unfair practices. And it's easy for us to sit here and judge them, right? Exactly, but that's what I'm saying. I think that's a necessity over there. Otherwise, आप ऐसे झट करके change नहीं कर सकते हैं, क्योंकि patients का mindset बड़ा, मतलब I keep saying patients, like either we say कि जब when somebody is pregnant, we don't call them necessarily a patient because we say it's a physiologic condition. So they are a client, लेकिन वहां पर they actually get treated as a patient. लेकिन वही बात है कि अब it's not going to be that easy to change it. सही. So अब मुझे ये बताइए कि do you ever feel homesick for Pakistan? A lot. So what do you miss the most? Of course, a house, my family. और हमारे केस में थोड़ा सा ये भी हुआ कि क्योंकि my husband is into flying, उनकी जॉब ऐसी है कि ठीक है हम बड़ा frequently जाते भी थे वहां पर, तो हमारे लिए मिनिमम हम कभी गए हैं किसी साल में पाकिस्तान, तो it has been at least twice a year. It could be 3 times, लेकिन twice a year तो जरूर हुआ because मेरे in-laws they don't travel. तो लेकिन ये पैंडेमिक के चक्कर में this is the very first time since we moved here कि हमें almost 2 साल होने लग गए हैं वापस गए हुए. So आप हैं कहाँ से? लाहौर से? लाहौर से. सही. Okay. So अब मुझे ये बताइए कि लाहौर में आप हैं, तो I'm sure you must miss a lot of food. लाहौर का खाना जो है. So what are your favorite food spots in Lahore? मुझे तो एक्चुअली खाने से ज्यादा हमेशा उस तरह की चीजें पसंद हैं, चाट, दही भल्ले वगैरह. तो मैं तो लाहौर में जब उस टाइम पे बस चटखारा जाने का, लाइक मैं अभी भी जैसे वो बात कर रहे थे ना कच्चे चावल वाली, so it actually lasted not just for a year or so, it lasted a lot of years. तो मैं हमेशा पाकिस्तान जाते हुए जहाज में मेरी बेटी के पास, मतलब my husband once he took a picture and he sent it to my parents कि जहाज में बैठकर मैं हमेशा फ्लाइट से पहले
तो अपने फोन पे नोट्स बना रही होती थी और उसमें मैं लिखती थी पकौड़ा ×3 कि मैंने 3 दफा पकौड़े जरूर खाने हैं, और चटखारा ×2 2 दफा लाहौर चटखारा जाना है, और मैंने पुलाव इतनी बार ही खाना है, और मैंने ये दही बल्ले इतनी बार खाने हैं. तो ऑफ कोर्स आई मिस ऑल दैट फूड अ लॉट. लेकिन आई मिस मोस्टली लाइक माय होम कुक्ड फूड. मैं जब पाकिस्तान जाती हूँ आई डोंट गो आउट अ होल लॉट बिकॉज अच्छा. आई रियली मिस बीइंग एट होम. हम्म. तो मुझे वहां सही. जाके आई एम नॉट इनटू कि मैं बाहर बाजार में जाऊं या कुछ ज्यादा. मेरा दिल करता है कि मैं बस घर में बैठूं. लाइक द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू मदर इन लॉ एंड आई सेड टू हर, थोड़ी सर्दी हो रही थी यहाँ पर, तो मैंने कहा अम्मी मुझे वो कॉर्नर वाला हीटर बहुत याद आ रहा है, दिल करे वहां बैठ के किसी को आवाज लगाऊं, एक कप चाय पी. बट उसका अपना मजा है, राइट? ऑफ कोर्स बहुत यहाँ पर मजा जो आप करते हो हर चीज आपको खुद करनी पड़ रही है, राइट? आपने अंडा भी खाना है, आपने चाय भी बनानी है, सब कुछ दैट हैज इट्स ओन चार्म. लेकिन आपको कुछ ना किए हुए सिर्फ प्लीज एक चाय ला दें भाई, प्लीज कुछ ऐसा, उसका भी अपना एक चार्म. उसका भी नहीं. एक चीज मैं कहूंगी कि जो चीज मैंने सबसे ज्यादा रियलाइज किया ना उमर, क्योंकि जस्ट लाइक वी सेड कि जैसे डॉक्टर्स को हम ब्लेम नहीं कर सकते, इट्स अ कल्चरल थिंग ओवर देयर, लाइक यू कांट चेंज द होल सोसाइटी. तो सिमिलरली आप जिस सोसाइटी में रहते हो आप उसी को फॉलो करते हो. तो वहां पर इट्स थिंग कि एवरीवन हैज टू हैव हेल्पर्स इन द हाउस. और मेरे तो फादर क्योंकि ही वाज इन मिलिट्री, तो हमें तो हमेशा से बैटमैन होता है, तो सब कुछ एवरीवन इज ऑलवेज देयर टू हेल्प. तो जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्चुअल वाला बड़े लेवल का खाना बनाया था, एंड आई हैड टू वॉश वो जो था सारे कुकिंग पॉट्स वगैरह, तो उस रात को जैसे मेरे दिल से जैसे लाइक एज इफ यू वांट टू अपोलोजाइज टू समवन. तो अब कभी मैं कितने सालों से कभी पाकिस्तान जाऊं तो आई आई डोंट फाइंड इट ओके कि हम बैठे हुए हैं, कोई बर्तन उठा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, बच्चों को भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो दे डू इट ओवर देयर. लेकिन वो चीजें आई थिंक यहाँ पर आके ज्यादा एहसास हुआ कि इट्स नॉट दैट इजी टू डू ऑल दैट टू. इट्स नॉट. और मेरी कजन है, शी वाज वंस टेलिंग मी कि मैं उनसे यही बात कर रहा था कि शी कुड गो बैक इन टाइम, शी वुड अपोलोजाइज टू ऑल द पीपल हु वर्कड एट हर हाउस, यस. for all the times we have been insensitive without realizing it. So Aisha bhabi, ye bataiye ki what was the problem, why your husband Usman bhai couldn't come, and what does he do? माय हस्बैंड इज अ पायलट. तो जब हम शुरू में यहाँ पर आए थे तो H4 वीजा पे, तो ऑब्वियसली ही कुडंट गो इनटू फ्लाइंग. जब बाद में ग्रीन कार्ड हो गया तो देन फाइनली ही वेंट इनटू फ्लाइंग हियर. लेकिन उसमें वही बात है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस एयरक्राफ्ट पे हो. तो kind of like his pattern stays the same. He's home 12 to 13 days a month. बाकी का like the rest of the month he's on a flight pattern. थोड़ा सा हॉस्पिटलिस्ट के जैसा उनका लाइफस्टाइल होता है. Exactly. And then we try to work around like जो मेरी in-house calls होती है labor room की, तो I try to schedule those when he's around. Like 60% उस time पे schedule हो जाती हैं, क्योंकि ताकि मुझे because he gets a schedule in advance. तो मैं really try to coordinate with my colleagues कि call switch कर लो so that when he's around तब मैं in-house 24-hour calls कर लूँ. So any special challenges being spouse of a pilot? नींदें भी जाती हैं डर के मारे. No, I will joke. I think when he's on like a 12-13 hour flight, तो उसमें वो जो feeling है ना कि I cannot get in touch with him no matter how much like कुछ important है, कुछ emergency है, और this is his passion. तो मुझे तो वैसे थोड़ा सा comparatively flying से थोड़ा सा डर लगता है, but he says it's the safest thing. But don't you say that yeah, other time my spouse is not with me, to help with the house, to help with the kids, or you're like, nah, it's manageable, it's his passion, it's all good. The good thing is that now his pattern is in a way कि उनका when he's home, he's home. So that's where I said कि when he's around, so I don't have to worry about kids. कि ठीक है मुझे पता है he's here. और जब नहीं होते तो just like you said, it's more like a hospitalist kind of a pattern. अभी like बेहतर है, जब मैं residency में थी तब it was much harder because then he could only come home like after every few months. Up to now that he has a green card and he works here, so अगर मैं उस पे comparison करूँ तो it feels like a blessing. At least he's home every month. So always look at the brighter side of the picture. Yes. Moving on, अब मुझे ये बताइए कि what helped you the most in your entire journey of past 19-20 years? I must say the biggest push from my husband and my parents कि बेटा कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा. Otherwise, I was ready to give up at any given time. Sure. और सही. उसके अलावा obviously आप जब med school में जाते हो आपको hard work करने का शौक होता है.
Like I know for one thing कि no matter what I say कि कोई चीज बड़ी मुश्किल है करनी या मैंने किस तरह से की रेजिडेंसी, but I knew for one thing कि there was no way कि मैं कुछ ना करती. तो I think सबकी आप family support होना is very very important, and I think for a female husband की support होना is the key. Otherwise आप कुछ नहीं कर सकते. सही सही. So again, looking at the other end of the spectrum, what hindered you the most in your journey in past 19-20 years, if there was anything? My guilt of not being with my family and my kids. कि उसके लिए let's put it this way, you also know it कि मेरी feel ऐसी है, just like your surgical feel or anything, कि इसमें अगर आप चाहो तो आप क्या से क्या बन सकते हो, but that comes with a demand of time. You have to invest your time into it and then you can be a very successful doctor. So मेरी जब residency खत्म हुई थी उसके बाद मैंने इस चीज पर like I kind of made peace with it कि ठीक है मेरा करियर बन गया है, मुझे कुछ बनना था, मैं बन गई हूँ. और लेकिन उससे आ गई है कि ठीक है I'm just doing a job and that's pretty much what it is. There's no such thing कि मुझे ये करना है और वो करना है क्योंकि बच्चों का टाइम वापस नहीं आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. There is no end to it. 2 साल पहले ना मैं SIR की कॉन्फ्रेंस में गया था, सोसाइटी ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. ठीक है, वहां पे उन्होंने एक बंदे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, समथिंग कि भाई फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी. वो बंदा आते साथ ना, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ही केम एंड ही सेड कि यू गाइस गिव मी this award for the past 24 years, that I've given to this subspecialty, but I wish I had not done that because I missed all the graduations, I missed all the school functions, I missed everything, and my kids grew away from me, and my son and daughter are sitting here, but they have now grown up, and I think we have kind of grown apart, and that is my one advice to you guys: give enough time to your kids and your family, because that time is not coming back. And I was like, wow, ये वो बंदा है जिसको SIR इसको लाइफ टाइम lifetime अचीवमेंट award. हुआ. ठीक है, और हाँ. वो कह रहा है कि it was a mistake, I shouldn't have done that. I was like, wow, I was very taken aback with that. तो अब मुझे ये बताइए कि what's been the biggest high, biggest happiness of your life? Being a mother तो सबसे बड़ी happiness आपके बच्चे हैं ना आपके. Like you see them happy, you're happy. Like जैसे मैं just like I told you, I was pregnant with my son during residency. लेकिन उस वक्त मैं कहती थी after he was born, would I ever trade it for anything else कि मेरी residency आराम से गुजर जाती? Absolutely not. तो उसमें और फिर plus मेरे ख्याल से when you achieve all these things तो बच्चों पे भी एक positive impact आता है कि things don't come that easy and it's okay to work hard. और आप कोशिश करो तो आप सभी चीजों को मैनेज कर सकते हो. और मैंने अपने एक चीज जो सबसे बड़ी बात ये है इस कंट्री की दैट आई हैव नोटिस्ड है कि अब मुझे ऑलरेडी ये लगता है कि नाउ दैट मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आई ऑलरेडी सी के 3-4 years डाउन द रोड आई वुड हैव इनफ टाइम कि अब अगर मुझे अपने करियर को बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश करना है या बच्चे कॉलेजेस में चले जाते हैं और आपको ज्यादा काम करके टाइम, यू कैन ऑलवेज डू दैट. तो मुझे हमेशा से यही लगता था कि ठीक है दिस इज द टाइम टू बी विद किड्स और ये बड़े हो जाएंगे तो यू कैन ऑलवेज गो बैक. Well, see, this is an incredibly beautiful thing that you said कि लाइफ में ना जो बंदा सक्सेसफुल होता है वो बहुत मार खा के मेहनत करके होता है. जो बंदा लाइफ में मेहनत नहीं करता ना वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो नाकाम ही होता है. और ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान में लगता है खास तौर पे, एंड आई एम श्योर देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, जिनमें एक होता है कि भाई बाहर चले जाएंगे ना तो लाइफ सेट हो जाएगी. ऐसे नहीं होता कि बाहर जाओगे तो डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, डॉलरों का दरख्त होगा. इट्स नॉट. बाहर जाके आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जितना आप अपना होम कंट्री में नहीं करते. और दैट इज व्हाट इट इज कि आप मेहनत, बगैर मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता. एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि पाकिस्तान में कुछ वेले लोग बैठे हैं एंड दे आर लाइक कि हाँ कुछ किए बगैर पैसे आ जाए. भाई कुछ किए बगैर तो अमेरिका में भी पैसे नहीं आते. आई थिंक वो जो माइंडसेट है ना कि जी अमेरिका में डॉलर्स बड़ी इजीली आते हैं, दैट हैज टू चेंज. इसलिए क्योंकि यहाँ पर ठीक है हम भी फिर रख सकते हैं कि अपने लाइफ को बड़ा कंफर्टेबल रख सकते हैं और फिर हम कहें कि वी आर नॉट मेकिंग एनीथिंग बिकॉज़ वी जस्ट स्पेंडिंग इट ऑन आवर कंफर्ट ऑल द टाइम. लेकिन आई थिंक इट्स वेरी हार्ड अर्न मनी हियर. सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं. तो अब we talked about the biggest high, biggest happiness of your life. Now looking at the other end of the spectrum, what's been the biggest low of your life and how did you overcome that?
आई कैन जस्ट से मेरी जस्ट फॉर द रीजन के मैंने ऐसा टाइम बहुत गुजारा है. एवरीथिंग हैज ऑलवेज बीन रिलेटेड टू किड्स. हम्म, मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम आई थिंक 2 या 3 साल पहले ड्यूरिंग समर टाइम था, व्हेन माय बेबी सिटर वेंट बैक. और मुझे ये पता था कि बच्चे घर पर अकेले होंगे. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं रात को 2 या 2:30 बजे तक उनको जबरदस्ती उठाए रखती थी. बेटा अच्छा. ये टीवी देख लो, आओ ये गेम खेल लें, कुछ खेल लें. और वो सिर्फ इसलिए करती थी कि जब तक ये सोकर उठेंगे तो दोपहर का 1-1:30 बज जाएगा. बाय द टाइम दे विल ओनली हैव सीरियल, तो गुजारा हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी, बच्चे घर आ जाएंगे. लेकिन माय ये कब हस्बैंड की इज बात है? अराउंड एंड इट्स वेरी इजी. सही. और ये कब की बात है? ये बस मैं हाल से 3 आई थिंक 3 साल 2-3 साल पहले की बात होगी. तो मेरे अच्छा, लिए इट वाज़ अच्छा. वेरी हार्ड सुबह कॉफ़ी पे कॉफ़ी पीकर काम करना. बट एट हम्म, लीस्ट मुझे ये लगता था कि क्योंकि जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि इतने छोटे टाउन में चाइल्ड केयर हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग इश्यू. तो अभी भी ये हम्म. कि जब फर्स्ट के लाइक 15 डेज़ जब मेरे हस्बैंड व्हेन ही इज़ नॉट ऑन अ पैटर्न व्हेन ही इज़ एट होम, तो मेरी एवरीथिंग इज़ ग्रेट. फिर मुझे आई हैव नथिंग टू थिंक अबाउट. बट व्हेन ही इज़ सही. नॉट अराउंड कि कभी-कभी मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स कहती हैं कि यू गेट वेरी ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट योर किड्स कि जी सर्दी ना लग जाए, एंटी एलर्जी पी हम्म. लो, सब कुछ. एंड आई ट्राई टू टेल देम कि अगर वो बीमार हो जाएंगे तो आई डोंट हैव एन ऑप्शन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम. इट्स डिफरेंट. हाँ, बिल्कुल. तो व्हेन उस्मान इज अराउंड तो फिर मुझे परवाह नहीं होती है, छींके मारनी है जो मर्जी करो. बिकॉज ही इज हियर, ही कैन टेक आई हैव समवन हु इज एट होम एंड ही कैन बी विद हिम विद किड्स. लेकिन जब वो नहीं होते तो फिर आई थिंक इट गेट्स अ लिटिल चैलेंजिंग. तो Any मेरी तो हर चीज regrets? इट रिवॉल्व्स अराउंड किड्स. सही. Any regrets? कभी-कभी दिल में ये आता है, हालाँकि समाज ये कहती है बीइंग अनथैंकफुल कि मुझे ठीक है, कभी-कभी दिल में ख़्याल आता है कि जब J1 पे अगर इट वाज़ एन आइवी लीग यूनिवर्सिटी, इट वाज़ ब्राउन यूनिवर्सिटी जहाँ पे रेज़िडेंसी मिल रही थी एंड आई हम्म. डिड नॉट पिक दैट वन जस्ट फॉर H1 वीज़ा. तो कभी-कभी थिंकिंग बैक मैं सोचती हूँ कि वो भी बड़ी बात होती है, आप आइवी लीग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं कुछ, कि अगर आप कभी आप किसी फ्रेंड्स वगैरह को देखो कि कभी कभी दिल के अंदर वो एलिमेंट आता है कि शायद मैं भी ये कर लेती. फिर मैं दिल को सोचती हूँ कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड. और मे बी ओबीगैन में मेरी थी कि मुझे करना वहां पे है मेडिसिन थी ना? medicine. देखिए, you're unique successful breed of IMGs. इतने लोग OBGYN में नहीं होते, right? And I would not have interviewed you otherwise, क्योंकि फिर मेडिसिन वाली तो सारी दुनिया. तो अच्छा. चलो ये तो बहुत अच्छा दिल का. हाँ, नहीं नहीं, आई रियली लाइक दिस वन. इट्स अ स्किल कि अब लगता है कि हाँ, कि बड़ी स्किल है. लेकिन जब वो बात आती है ना कि ठीक है कहाँ से किया क्या किया, तो कभी कभी दिल को ख्याल आता है. सही, लेकिन फिर मैं सही. सोचती हूँ कि इट्स फाइन. सही. तो अब मुझे ये बताइए, जब आप नई-नई आई थी, रेजिडेंसी इंटरव्यूज एंड ऑल दैट, हाउ वर योर कम्युनिकेशन स्किल्स? हाउ वाज योर इंग्लिश? हाउ डिड यू डील विद दैट कि इन लोगों का एक्सेंट हमारे से काफी डिफरेंट है? आई एम नॉट सेइंग कि इंग्लिश नहीं आती थी एंड ऑल दैट. द थिंग इज कि हर एक को प्रॉब्लम होती है अमेरिकन एक्सेंट को समझने में, लिसनिंग के लिए खास तौर पे, अडॉप्टिंग टू दैट एंड देन figuring it out that you don't need to switch your own accent. You can still work with your own accent, but you have to just get better at understanding the American accent. That's true, especially because हमारे पाकिस्तान में तो जब we were growing up, we always followed the British accent. Mm-hmm. हमारी जैसे स्पेलिंग्स भी हम लेबर में यू लगाते हैं, राइट? ये लोग यू नहीं लगाते, तो हमारे स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. तो आई एक्चुअली थिंक कि जब मैंने जहाँ पे मुझे प्रीलिम ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, वहाँ पे दे हैड क्वाइट अ फ्यू एफएमजीज. अच्छा. मगर वो बेसिकली थे मोर सो लाइक फ्रॉम चाइना, कोरिया, लाइक उधर के भी कुछ थे. तो उधर का जो चेयरमैन था तो उसने तो एक्चुअली पास्ट अ कमेंट, ही सेड कि कि तुम्हारा इट डजंट सीम लाइक ए फॉरेन एक्सेंट है. लेकिन मुझे मुझे वैसे आई डोंट रिकॉल इतना कि इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था. एक चीज आई मस्ट से टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज के जब अब तो आई एम श्योर बहुत सी चीजें बदल गई होंगी. लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था रेजिडेंसी के लिए एंड इट के वो कुछ ऐसे ही चक्कर होता ना कि आप यू पे फॉर सर्टेन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स के जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, देन नेक्स्ट 10 के लिए आपने पे करना होता है कुछ ऐसे. तो उनमें से कुछ होते हैं जो आपने शॉर्टलिस्ट किए होते हैं और एंड के कुछ आप इसलिए अप्लाई कर रहे होते हैं बिकॉज पे तो किया हुआ है, कहीं और से प्रोग्राम ढूंढ लो उसमें भी अप्लाई कर लो. तो आई डू थिंक कि ना दुआएं और लक बड़ी मैटर करती है, मेरा ख्याल है.
मुझे जहां से सबसे पहली इंटरव्यू की कॉल आई थी, दैट वाज अ हॉस्पिटल इन शिकागो, और उनका कट ऑफ लिमिट था 3 years हुए होने चाहिए सिर्फ ग्रेजुएशन को, एंड आई वाज राइट एट द बॉर्डर ऑफ 4 and 5 years. तो it was their first day of interview and I went there for the interview. I actually ended up asking them, did you call me by mistake? तो उन्होंने कहा कि we are running such a big program and you think we called you by mistake. मैंने कहा because criteria में तो पूरी नहीं होती. How did you call me? But मेरे ख्याल से इन चीजों से खुद को रोकना नहीं चाहिए कि ना कुछ लोग जो फॉरेन मतलब फॉरेन आप एमबीबीएस करने के बाद अगर आपने यूएसए में ली किया है और अगर आप ये सोचकर ना अप्लाई करो कि अब तो मुझे बड़े साल हो गए हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, मैटर करती हैं ये चीजें, लेकिन दिस शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि मैं अप्लाई करूं कि ना करूं, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो कि क्या हो सकता है. दूसरी चीज एक जो मुझे अपने एक्सपीरियंस याद है रिगार्डिंग इंटरव्यूज के, मुझे एक रेजिडेंसी से इंटरव्यू की कॉल आई थी, न्यूयॉर्क में था प्रोग्राम, बट आई थिंक इट वाज मोर टुवर्ड्स मैनहट्टन का वो एरिया था जहाँ पे वी न्यू फॉर श्योर कि देयर इज नो वे आई वाज गोना लिव देयर. तो जब मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई तो उस्मान ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुमने यहाँ पर रहना तो है नहीं है, आई थिंक तो तुम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्यों जा रही हो, माइट एज वेल गिव इट टू समबडी एल्स. तो उस वक्त मेरे से 2 साल जूनियर एक लड़का था और वो लाइब्रेरी में वहाँ कॉलेज में साथ पढ़ा करता था, तो उसने भी अप्लाई किया हुआ था यूएसएमडी उसके रेजिडेंसी के लिए और उसको भी कॉल्स नहीं आई हुई थी. तो देन आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड टू हिम कि तुम यहाँ पर अप्लाई करो. उसने कहा मैंने अप्लाई किया था बट उसको कॉल नहीं आई हुई थी. तो फिर वी काइंड ऑफ वी कोऑर्डिनेटेड कि मैंने जैसी रेजिडेंसी कोऑर्डिनेटर को फोन किया कि मैं अपना इंटरव्यू कैंसिल कर रही हूँ, he called right at that moment and he got that residency, not just the interview, he actually did his residency from there. Wow. So I think अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि आपको किसी ऐसे प्रोग्राम से इंटरव्यू की कॉल आ गई है जिसमें आप you don't think you will go, तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी और को अगर हम कर देना, help, Be considerate, be respectful, be mindful कि वो किसी और को जा सकता है और हो सकता है उसको रेजिडेंसी मिल जाए वहाँ पे, और वो सिर्फ आपकी सेल्फिशनेस की वजह से शायद उसको रेजिडेंसी ना मिले because you want to interview at that position though you don't want to go there. और पता है कि आपने जो प्रोग्राम्स की बात की, I would make a comment, मैं सारे जूनियर्स को कहता हूँ कि always apply for 1/3 number of programs जहां आपको लगता है कि आप फिट हो. 1/3 ऐसे अप्लाई करो जो आपको लगता है कि आपके लेवल से बहुत नीचे हैं, यहाँ तो मैं कभी भी नहीं आ सकता, ये तो आई डिजर्व बेटर. और 1/3 ऐसे जगहों पे अप्लाई करो जहाँ पे आपको लगता है ओ दे आर वे बियॉन्ड माई लीग, यहाँ पे मैं मैच नहीं हो सकता. और इस तरह आपको फिर पता लगता है लॉट ऑफ पीपल मैच इन द प्लेसेस बियॉन्ड देयर लीग, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो जो बॉटम 1/3 है ना, दे एक्ट एज देयर बैकअप. और वन मोर क्विक कमेंट कि शगुफ्ता जी का हमने इंटरव्यू किया था, शी मेंशन्ड कि हाउ शी स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर यूएसएमएलईज 20 years आफ्टर ग्रेजुएशन, see तो वो she's a देखें. prime example, right? हाँ, तो एग्जैक्टली. और जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि आपकी मेहनत हम सबने की होती है, राइट? वी ऑल वर्क वेरी हार्ड. मैं तो आई एक्चुअली से कि वी डू डबल मेडिसिन, पहले हम एमबीबीएस करते हैं फिर हम एमडी भी करते हैं, तो मेहनत सबने की होती है. उसके बाद इट डजंट हर्ट टू ट्राई योर लक. जहाँ पे मैंने अगले 3 साल रेजिडेंसी की थी आइंस्टाइन हॉस्पिटल में, they did not have any foreign medical graduates in OB-GYN program. I was the only one. तो किस्मत अच्छा. की बात कि they had a second year slot and I ended up going there. They didn't have any other foreign medical graduates. तो इसीलिए जिस तरह just like you said, हर चीज को ट्राई करना is very important. You just don't know क्या क्लिक कर रहे हैं. सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ. तो अब आई गोटा आस्क यू दिस बिकॉज मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई और सबसे ज्यादा लोगों ने ये देखी कि भाई हम पैसे कितने कमाएंगे डॉक्टर बन के. तो आई हैव टू आस्क यू व्हाट इज द नेशन वाइड सैलरी ऑफ OBGYN, what is the minimum, what is the maximum, what's the average, and what are the factors that impact it? I think OBGYN just like any other surgical field, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है. If you want to work just as an employed OBGYN, तो उसमें डिपेंड करता है कि आप किसी मेजर सिटी में हैं, आप किसी छोटी जगह पर हैं. It's actually, I think it's going to discourage a lot of people. Like if you want to make money, let me tell you one thing, you can go more than $1 million very easily, but you'll have to be in private practice for that. और फिर उसमें वो थोड़ी सी the typical private practice mindset has to be there. It doesn't come that easy. Like, if you want to work straightforward salaried wala, so only primarily because of the malpractice issue. सबसे highest malpractice insurance जो है OBGYN the hospitals are going to pay that kind of a malpractice insurance for you. They have to give you the cut somewhere else. तो फिर उसमें I would say कि अगर किसी को बड़ा शौक है
कि you want, because training wise आपकी hard work wise it's the same, but then if you want to make money, then you have to go into the private practice setting, सही because that's where your hard work is going to pay off. Like I had to make my decision based off of the thing that I wanted to be with my kids, सही because my सही husband is away half of the month. yeah तो yeah otherwise वो नहीं है तो फिर I can just say कि there's at least 4 to 5 times the difference in private practice versus employed. कि अगर आप employed OBGYN के साथ कर रहे हैं, and if you haven't negotiated well, so you are, तो आप you're taking all this liability of delivering these kids and responsible for the next 21 years for them. 21 years is a long time. अपने बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों के लिए जिसको deliver किया है, and then you're doing all these surgeries as well, and then you're making maybe, you know, not maybe around like 200s or 300s. तो जो लोएस्ट है वो 200 है एम्प्लॉयड पोजीशन और हाईएस्ट जो है एम्प्लॉयड I पोजीशन would इज say at 300 least 300 तक चला जाता है, हाँ. ठीक है सो But no, इट but if वेरीज you're बिटवीन private practice, you can go 5 times more. ठीक है तो एम्प्लॉयड पोजीशन इज 200 to 300 डिपेंडिंग ऑन बिग सिटी स्मॉल सिटी एकेडमिक It can be like setting हाँ 300 plus भी आप जा सकते हो. It all depends आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो. सही एंड जस्ट टू ऐड टू दैट कि ये जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं दीज आर एनुअल 200,000 300,000 इनमें से 40% टैक्स निकल जाएगा और जो आपकी पीछे बचेगा उसको आप डिवाइड बाय 12 करके और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत वेरिएबल है किसी बड़े शहर में आपके लिए 10 से 15,000 डॉलर में भी गुजारा नहीं होता क्योंकि खाली एक अपार्टमेंट का रेंट ही 5-6 हज़ार डॉलर है किसी छोटे शहर में आपको 2,000 डॉलर का मेंशन मिल रहा होता है यू नो पर मंथ पे तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरिएबल इन अमेरिका अच्छा अब मूविंग ऑन मुझे ये बताइए व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट चैलेंज दैट यू ओवरकेम इन दिस एंटायर जर्नी Training wise or ओवरऑल professional? किसी भी सारा कंबाइंड इनमें कोई भी आप चैलेंज मेंशन करना चाहें do you think has been I think for you it probably is training with the kids right Yeah, सही that तो was tough, but हो गया. But it's हो not गया impossible. मैं एक चीज रो कहूंगी कि बहुत से लोग, if somebody wants to wait for the ideal time कि जी अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे USMLE करना है या मुझे पहले USMLEs करने हैं फिर शादी करनी है because मुश्किल हो जाएगा, there is never going to be an ideal time. You have to make it happen. Yes, I was very lucky कि मुझे मेरे in-laws की या husband की support बहुत थी कि बेटा आगे कुछ करना है जब मैं कि पढ़ लो, you know, कि अगर मैं पढ़ती थी तो they were okay with that. लेकिन obviously there is no comparison to कि मैं शादी से पहले तो ऐसे पढ़ती थी कि बस कमरे में ही खाना आना है और कमरे से निकलना नहीं है, कुछ नहीं. और जब शादी हो जाती है, जब मेरा स्टेप 1 का स्कोर आया, मैं बड़ा रोई. मैंने कहा, ओह माय गॉड, मैं तो क्या थी. और ये कह आपके लें स्कोर तो अच्छे थे ना अच्छे थे, मगर मे बी यू नो जिस तरह आप शादी से पहले पढ़ते हो, उसके बाद आपकी पढ़ाई बड़ी डिफरेंट होती है ना, लाइक यू हैव टू गिव और टाइम टू आपकी द होल बच्ची भी फैमिली. थी यू नो इशू हाँ, वाज विद यू तो हाँ, तो फिर उस वक्त आपको लगता है कि मे बी यू कुड हैव डन बेटर, क्योंकि आपके दिल में ये पता होता है ना कि यू डिडंट गिव इट योर, लाइक आपने पूरी एफर्ट्स नहीं दी हैं अपनी. आपने 60% अगर पढ़ लिया या 50% दिन में पढ़ लिया, तो 50% तो आप दूसरी चीजें कर रहे हो ना, वर्सेस शादी से पहले अगर कोई मेरे जैसा बंदा हो बिल्कुल ही नर्ड, तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने शादी से पहले अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं गुजारा. बहुत बड़ा रिग्रेट है, अच्छा बहुत बड़ा. व्हाई डू यू से दैट आप लाहौर बिकॉज से जस्ट थी लाइक आई इस्लामाबाद टोल्ड में यू, पढ़ रही थी आप कौन सा नहीं, हॉस्टल में जस्ट थी लाइक आई टोल्ड यू कि मैं बहुत बुरी तरह आई शुडंट से बुरी तरह से, या जो भी पढ़ती थी कि बस अपने कमरे में, और रात को सिर्फ 1 घंटा 9 to 10 PM मैं नीचे जाया करती थी. अब उस टाइम पे कोई घर में है तो मिल लिया, वरना एक ही घर में रहते हुए भी मैं किसी को नहीं मिलती थी. तो दैट वाज बैड, आई रिग्रेट दैट अ लॉट. मैं अपनी बहन की शादी पर सिर्फ अपने टाइम सेट के साथ गई थी कि मैं 2 घंटे के लिए शादी पर जाऊंगी. तो मुझे बहुत रिग्रेट है उन चीजों का कि यू नो ये सब कुछ ना करके भी शायद मैं सब कुछ कर सकती थी. मैंने गलत किया. यू स्पेशली नो जब दैट्स मैं हाँ शादी के बाद जब मैं पढ़ा करती थी, और मैं बिल्कुल 1 वीक के बाद मेरा एग्जाम है सब कुछ, और तब भी मैं नीचे सबके साथ बैठकर चाय पी रही हूँ, खाने खा रही हूँ, और दिल में हालांकि सोच रही हूँ कि ओह माय गॉड मैं ये क्या कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बहुत डिफरेंट तरह से पढ़ने की आदत थी. तो तब मुझे बहुत दिल में ख्याल आता था कि शायद मैं इस तरह अपने पेरेंट्स के घर रहकर भी पढ़ सकती थी, लेकिन आई डिडंट. वो मुझे बहुत रिग्रेट है. लेकिन यू नो फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि अल्लाह हैज हिज वेज कि आपको बाद में कम, कि मेरी फिर रेजिडेंसी का ऐसा टाइम हो गया कि दे हैड टू कम टू मी. तो चाहे कुछ घंटे ही देखती थी, मगर देख लिया उनको. लेकिन ये मुझे, इफ आई हैव टू go back and change anything, that's what I would change. I wouldn't study the way I did. सही you know that was actually my next question okay if you have to do this all over again what would you do differently
I wouldn't study like this. I don't know अगर मैं उस तरह से पढ़ूंगी नहीं, if I would have been able to get to where I am today. लेकिन वो Oh, मेरे you दिल में, will. हाँ वो You मेरे will. दिल में काफी रिग्रेट है. It was a very wrong way of studying. बहुत गलत था. पता है क्या, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है पाकिस्तान में ना हमारे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए वही एक एनेबल किया जाता है कॉन्स्टेंटली बोल बोल के कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप खेलो कूदोगे नहीं, आप फैमिली इवेंट्स पे नहीं जाओगे क्योंकि जी ये पढ़ने वाला बच्चा है. एंड दैट काइंड ऑफ मेक्स इट हैपन कि आप सोच रहे होते हो कि मैं तो पढ़ने वाला बच्चा हूँ, दैट्स माय लाइफ, आई एम गोना डू दिस, एंड यू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ अदर हेल्थी सोशलाइजिंग एक्टिविटीज बिकॉज यू आर द पढ़ने वाला बच्चा इन योर ओन माइंड. क्योंकि मुझे अब लगता है कि that was wrong. ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है कि एनी एडवाइस फॉर पीपल इन योर शूज 20 years ago. अगर कोई फाइनल ईयर का बच्चा बच्ची आपका ये इंटरव्यू देख रहा है तो आप उसे क्या कहें, कोई एडवाइस, कोई मशवरा, कुछ आप कहना चाहें उन्हें? मैं उनसे यही कहूंगी कि सबसे पहली चीज ये कि obviously they all are in med school, हार्ड वर्क तो बड़ा कर रहे हैं, just continue doing that. उसके बाद ये कि कभी लाइफ में ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, एंड आई रिमेम्बर सेइंग दिस टू माय फादर अ वीक लेटर, कि मुझे अभी तक इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, और आई थिंक इट वाज अबाउट 2 weeks लेटर या कुछ इस तरह के इंटरव्यूज की कॉल्स आनी शुरू होती. तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा अगर रेजिडेंसी मिलनी होगी ना तो एक इंटरव्यू पर जाओगी और उसी पर मिल जाएगी, और नहीं मिलनी होगी ना तो 10 पे भी जाओगी तो नहीं मिलेगी. तो ये जो काफी चीजों से लोग डिस्करेज हो जाते हैं, मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया या फिर मुझे काफी साल हो गए, नो, इट डजंट हर्ट टू ट्राई. यू जस्ट डोंट नो कि क्या चीज कहाँ पर आपकी लिखी हुई है और वो हो जाएगी. और इस चीज के साथ मोटिवेटेड रहना के थोड़ा सा फोकस क्लियर होना चाहिए. मेरे केस में इट वाज अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज शादी के बाद आई डिडंट नो इफ आई वाज गोना कम टू अमेरिका और नॉट. अगर किसी का ऑलरेडी प्लान है कि अमेरिका आना है तो फिर डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू योर, लाइक मेरी क्लास में एक दो लोग थे जिन्होंने यूएसएमएल स्टेप 1 ड्यूरिंग मेड स्कूल किया था. तो इफ यू आर रियली मोटिवेटेड, आपको दिस इज द पाथवे यू वांट टू अडॉप्ट, तो फिर आपको राइट वे कर लेना चाहिए. जितना लेट करते हो उतना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे स्टेप 1 एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरफ जाना. You're right, you're right. तो क्विकली आपकी शादी कब हुई थी? 2002, right after I did my med school. अच्छा, फॉरन एमबीबीएस के फौरन बाद शादी हुई थी. On the same सही. note, talking about जिस तरह मैं कहती थी ना कि that part I don't regret. I'm very happy, अल्लाह का शुक्र, my parents made the best decision for me. लेकिन जैसे मैं कहती थी ना कि इतनी बहुत बुरी तरह से पढ़ती थी, तो उसकी प्राइम एग्जांपल ये कि I made the biggest decision of my life. इस चीज को सोचे बगैर कि बहुत बड़ा डिसीजन है, बिकॉज आई थिंक इट वाज राइट अराउंड 10 o'clock when my father started talking to me कि बेटा ऐसे ऐसे प्रपोजल आए, और मैंने घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा 10 बज गए, 10 बजे के बाद तो मैं किसी से बात नहीं करती, आपको जो करना है कर ले. एंड आई गॉट 2 days later when my in-laws came to my house, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया तो उसने कहा कि भैया अब जो होना था वो तो हो गया. तो मैंने कहा मैंने तो पूछा भी नहीं कि लड़का क्या करता है. तो उन्होंने कहा अब तो जो होना था. तो मेरी तो इस लेवल से मैं पढ़ती थी. एंड आई एक्चुअली सेड टू उस्मान वन टाइम, वी गॉट एंगेज्ड इन नवंबर, जब मेरे सेंड अप्स हो रहे थे फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम के. तो मेरे लिए सिर्फ ये एक चीज थी कि एक काम था, करना था. आई गॉट रेडी और अपनी एंगेजमेंट करा के और वापस आकर बस अगले दिन पढ़ना था कुछ. सो आई सेड टू हिम कि फॉर दोस 2 months बिटवीन माय एंगेजमेंट और जब तक मेरा फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम नहीं हो गया, मे बी अगर मैं कहीं बाहर उनको देखती, आई वुडंट हैव रिकॉग्नाइज्ड कि ये कौन है. मैं तो बस ये कहती बस मुझे पढ़ना है. तो that was a real extreme था पढ़ाई का, थोड़ा गलत था, I don't know, but I don't regret this decision. लेकिन this is an example कि मैं किस तरह का पढ़ती थी. उसका मुझे है कि पेरेंट्स का तो टाइम गुजार लेती मैं. अगर कभी उस्मान भाई आपसे पूछें कि मुझसे why me, मुझसे शादी क्यों की, why did you select me, तो आप कहेंगे मैंने टाइम देखा था, 10 बज गए थे, He तो knows मैंने that, yes. मुझे ये पता था कि my parents would never make a wrong decision for me. लेकिन अगर अब मुझे कोई पूछे कि मैंने पूछा भी कि लड़का क्या करती, I was just so focused on कि अच्छा जो होना है वो है, मेरा तो फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम. It's so funny because you don't come across a person like this now. I don't know the Aisha from that time, right? I know the Aisha from today, and you don't come across like that person anymore. हाँ, अब सब बदल गया. That's how I was. लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि मुझे इस चीज का सचमुच में बहुत रिग्रेट है कि मैंने अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं गुजारा. Sahi. Anything else that you would like to mention before we wrap this up?
नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने आपके बाकी भी इंटरव्यू सब लोगों के सुने हैं और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द वन जस्ट लाइक आई सेड कि मुझे जैसे बिल्कुल नहीं पता था कि एज 4 पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। आई थिंक ये वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों के लिए, किसी ना किसी फोरम के थ्रू जानना, ताकि बाकी के हम्म, लोग अपना डिसीजन सोच समझ के ले सकें। you're right, और लोगों की जिंदगियों के रुख बदल जाते हैं। You had to do your residency without your husband because of this reason, right? यस। Otherwise आप अगर आप तो खुद J1 पकड़ लेती कि अगर आपके हस्बैंड को J2 पे जॉब मिल सकती थी ना। Wow, wow. Well, thank you very much for sharing everything, Aisha Bhabi. So, I hope you all learned something from this incredible interview. If you did, please like it, share it with others, subscribe to the channel, and like I always say, never give up, never lose hope. Bye.